नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की जान को खतरा, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र में की सुरक्षा की मांग। पीएम मोदी की मां हीराबेन की बिगड़ी तबीयत, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी ने जताई चिंता। एमसीडी में केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, मेयर चुनाव में खेला होबे की जताई जा रही आशंका, बीजेपी ने बढ़ाई आपकी टेंशन। पीएम मोदी से नीतीश ने बनाई दूरी, नमामि गंगे के कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल, 1 महीने में दूसरी बार केंद्र के कार्यक्रम से बनाई दूरी। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, कंगाली के चलते उठाया बड़ा कदम, अमेरिका में बिकेगी पाकिस्तानी दूतावास की इमारत। खबरों के सिलसिले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जान को खतरा बताया है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखे गए पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर की गई है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में कई जगहों पर राहुल की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। चिट्ठी में राहुल की सुरक्षा को लेकर और भी कई बातें लिखी गई हैं। डॉक्टर साहब, पूरे भारत में तो राहुल गांधी बड़े आसानी से घूमे, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनकी जान को खतरा कैसे हो गया? देखिए, दिल्ली को लेकर के जान को खतरा नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा पंजाब की तरफ कूच करेगी और पंजाब में ऑलरेडी इनके ही वजहों से, इनकी ही गलतियों की वजह से ऐसी सरकार आ गई है कि जहां खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन आप देखते हैं, कभी अटैक होता है तो कभी मोर्टार से इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस खालिस्तानियों का है, उससे कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। कहाँ तो ये कह रहे थे कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत बेचने आए हैं, तो मोहब्बत बेचने वालों से किसे खतरा हो सकता है? खतरा तब होता है जब आपने पास्ट में आपने कुछ इस तरह की गलतियां की होंगी जिसका डर, जिसका खौफ आपको हमेशा सताता है, इसलिए इस तरह की मांगे की जा रही है। वैसे राहुल गांधी एक बड़े लीडर हैं देश के, कांग्रेस पार्टी के 2024 में मुख्य प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार हैं, चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की ज़रूर बनती है कि इनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अगर छोटी मोटी चूक हो जाए तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने में बहुत तेज है। आपको याद होगा, एक बार और इस तरह की रैली में 2019 के दौरान किसी ने वो जो बच्चों को खेलने वाला वो जो लेज़र लाल लाल जो नज़र आता है, वो किसी ने राहुल गांधी के ऊपर किसी बच्चे ने डाल दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है। एक बार एयर पॉकेट्स में इनके प्लेन इनका फंस गया तो वो थोड़ा ज़्यादा हिचकोले खाने लग गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इनको मारने की साजिश है। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति अपनी जगह पे है। वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं। केंद्र की सरकार को उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और केंद्र की ओर से उनकी सुरक्षा में यकीनन कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को अहमदाबाद में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ गई, सवाल कोई नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट जो हेल्थ बुलेटिन वहाँ से आया है, उनकी तबीयत ज़रूर बिगड़ी थी, लेकिन वो स्टेबल बताई जा रही है। उम्र भी बहुत हो चुकी है, 100 साल की हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की माँ। और जिस तरीके से इमोशनल कनेक्ट प्रधानमंत्री का नज़र आता है अपनी माँ के साथ, और जिस हिसाब से पूरा देश
उनकी मां और प्रधानमंत्री मोदी की एक साथ की तस्वीरें देखने के लिए लालायित रहता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा ही इमोशनल मुकाम है कि जहां प्रधानमंत्री स्वयं भागते भागते गए, सारे कार्यक्रम को छोड़ के मां को देखने के लिए वहां पे वो पहुंचे हैं। तो ये बताता है कि क्या बॉन्डिंग है मां और बेटे के बीच। लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। तमाम लीडर्स जो हैं प्रधानमंत्री की मां की स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये एक अच्छी परिपाटी भारतीय राजनीति में है, लेकिन अभी वो स्टेबल हैं, कोई खतरा नहीं है, ये डॉक्टर्स वहाँ के बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बेशक ये पीएम मोदी के लिए बेहद इमोशनल क्षण है। कैपिटल टीवी की पूरी टीम भी पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी में मेयर पद के लिए रेस बेहद दिलचस्प हो गई है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें पीछे रह गई बीजेपी ने भी मेयर पद की दावेदारी पेश कर दी है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, कहीं अब केजरीवाल को दिल्ली एमसीडी मेयर पद के लिए खेला होने की चिंता तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लड़ने में विश्वास रखती है। हालांकि इसे बाय भी दे दिया जा सकता था, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो चुनाव है वो ओपन एंडेड है, कोई भी खड़ा हो सकता है और पार्टी ने 2 लोगों को खड़ा किया है, तो इसके पीछे रणनीति भी है। कोई भी पार्षद अपने मन मुताबिक किसी भी पार्टी लाइन को क्रॉस करके भी वो किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो डर नहीं है, डर केजरीवाल को है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि केजरीवाल अपने एजेंटों को, अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो पार्षद हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए वो प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक खतरा, एक डर केजरीवाल के मन में है कि कहीं इस कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार पार्षद जो चुने गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब ये तो मालूम नहीं चल पाएगा किसने किसको वोट किया, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, और ये मालूम चल भी जाए तो कोई एक्शन किसी भी पार्षद पे इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे वो दल बदलू कानून अप्लाई नहीं करता। अब एक और मुसीबत आ गई केजरीवाल के ऊपर। जो 3 इंडिपेंडेंट जो पार्षद जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन देखना होगा कि भाई चुनाव के दिन होता क्या है। वैसे भी ये अप्रैल के महीने तक ही, ये जो मेयर होगा वो अप्रैल के महीने तक ही रहेंगी, क्योंकि इस बार महिला मेयर का नंबर है। इसके बाद फिर 1 साल के लिए नया मेयर चुना जाएगा, उसमें फिर और खेल हो सकता है। तो कई सारे जो कह सकते हैं कि पेच इसमें फंसे हुए हैं। अब केजरीवाल को अपनी साख बचानी है तो ये चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा। अगर केजरीवाल हार जाते हैं, आम आदमी पार्टी का मेयर वो चुन के नहीं आती हैं, तो ये समझा जाएगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद इन्होंने पैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। यानी कि अब मेयर पद को लेकर दिल्ली में सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव खेल दिया है कि केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को कोलकाता में नमामि गंगे योजना पर बैठक आयोजित है, जिसमें शामिल न होने के सवालों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली बार जब नमामि गंगे परियोजना की बैठक उत्तर प्रदेश में हुई थी तो बिहार की तरफ से सुशील मोदी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि तब वे संबंधित विभाग को देख रहे थे। इस बार ये विभाग तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, इसलिए हमने उनसे जाने का अनुरोध किया है। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार ने 1 महीने में दूसरी बार केंद्र के कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए कहा है। देखिए, ये बहानेबाजी है कि मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में जाना हो और नीतीश कुमार 2-2 बार उसे छोड़ देते हैं। अब क्या है प्रॉब्लम? सिंपल लैंग्वेज में बताए तो नीतीश कुमार ने जो धोखेबाजी की है उसका ये खामियाजा, ये नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो नजर नहीं मिला सकते। नजर क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि जो गठबंधन होता है, सरकार किसी राज्य में अगर बनती है और 2 पार्टी के बीच गठबंधन होता है, तो जो
टॉप लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। हर गठबंधन में कभी न कभी एक ऐसा मुकाम आता है, पॉइंट आता है, और रोजमर्रा आम जिंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ समस्याएं खड़ी होती है, कुछ अड़चन सामने आती है, तो टॉप लीडर्स बातचीत किया करते हैं। और इस बार नीतीश कुमार ने जो धोखेबाजी की है, इसमें उन्होंने ना तो अमित शाह से कोई बात की, न प्रधानमंत्री मोदी से बात की, न नड्डा साहब से बात की। दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये जो गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ा, उसके एक सप्ताह पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह के हवाले से खबर आई कि बीजेपी के अंदर जो इंटरनल मीटिंग इनकी हुई पटना के अंदर में, तो कई सारे बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि भाई नीतीश कुमार अब हमारे लिए बिल्कुल एक पनौती बन गए हैं, उनके साथ रहने से हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग बड़े नाराज हैं नीतीश कुमार से। अमित शाह ने डांट के उन तमाम बीजेपी के बिहार के लीडर्स को डांटा था और ये कहा था कि ये सब कोई इस चीज़ के ऊपर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2024 में भी हम इस गठबंधन में लड़ेंगे और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये बात नीतीश कुमार को भी मालूम था। मतलब आपने प्रधानमंत्री मोदी को अंधकार में रखकर, अमित शाह को अंधकार में रखकर आपने ये फैसला लिया, तो होता यही है कि भाई आप फिर किस हिसाब से उनके सामने नज़र मिला पाएंगे। तो ये असली वजह है कि प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो जाना नहीं चाहते कि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए जो शर्मनाक स्थिति पैदा होगी, जिस तरीके से वो शर्मसार होंगे, उससे बचने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को अवॉइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोई इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम नीतीश के शंखनाद से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे बिहार में एनडीए में टूट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार के तौर पर भी देख रहा है। आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विदेशों में उसे अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पाकिस्तान अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसे खरीदने के लिए बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं। बोलियों में सबसे ऊंची बोली एक यहूदी समूह ने लगाई है, वहीं दूसरी सबसे ऊंची बोली भारत की तरफ से लगाई गई है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इतने बुरे दिन आ गए हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, दो तीन चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये मुल्क पूरी तरीके से भिखारी हो गया है और ऐसा वैसा नहीं, हर जगह ये हाथ फैलाता चल रहा है। इस खबर से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। 2 महीने पहले जब इमरान खान की सरकार थी तो सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और चीन ने भी मना कर दिया। तो ये सऊदी अरब से इन्होंने $2 बिलियन कर्ज के रूप में लिया। लेकिन वो पैसे इसलिए दिए गए थे कि ताकि उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ना कर सके। वो पैसा सिर्फ इसलिए दिया गया था कि आप इसे अपने अकाउंट में रखें और ये आप आईएमएफ को दिखा सके कि आपके पास इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है, जिसके आधार पे आपको वहाँ से लोन मिल सके। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी। शर्त ये रख दी गई कि अगर आपने उस पैसे को खर्च कर दिया या फिर जब हम मांगे आप अगर 1 सप्ताह के अंदर उस पैसे को नहीं वापस कर पाए तो फिर आपकी तमाम एम्बेसी को बेचने का अधिकार, नीलाम करने का अधिकार और उससे पैसे उगाही करने का अधिकार सऊदी अरब के पास होगा। अब ये तो बैकग्राउंड ऑलरेडी इमरान खान उसको कहते हैं ना कि भाई गिरवी पर रख चुके थे। अब समय और खत्म होता जा रहा है, पैसे हैं नहीं, तो अब इन्होंने फाइनल फैसला ले लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी आप इस तरह से देखिए कि उस फिराक में हैं
कि पाकिस्तान अपनी एम्बेसी को बेचे और हिंदुस्तान उसको खरीद ले। एक यहूदी ग्रुप अभी सबसे आगे चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एम्बेसी पाकिस्तान का वो हिंदुस्तान खरीद ले तो उसको कहते हैं कि जले पे नमक छींटने के बराबर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब पाकिस्तान मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान को दूतावास की इमारत बेचने तक की नौबत आ गई है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। साहब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।